नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए मालती जोशी जी की एक और कहानी सफ़ेद जहर सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी सफ़ेद जहर। मम्मी, ओ मम्मी। कविता मम्मी को पुकारती हुई करीब करीब दौड़कर ही घर में दाखिल हुई और सारा घर छान मारा, पर मम्मी का कहीं पता न था। तब कविता को ध्यान आया। उसने मम्मी को बंगले के सिरे पर बने दहेज वाले कमरे में झाँका। उसका अंदाज ठीक निकला। मम्मी वहीं थी और साथ में दीदी भी। ज़रूर कोई नई चीज़ आई होगी, तभी तो ये दोनों वहाँ चिपक कर रह गई हैं। ओ मम्मी, मैं सारा घर देख आई। ओफो, क्यों गवारों की तरह चिल्ला रही है? क्या हो गया है तुझे? कविता एकदम बुझ सी गई। इन लोगों को ये भी याद नहीं रहा कि आज 30 अप्रैल है, कविता का रिजल्ट निकलने को है। इन्हें तो बस दीदी और उनकी शादी, दो ही बातें याद हैं। मम्मी को जब देखो तब टेलर, हलवाई या सुनार से उलझ रही हैं। डैडी फुर्सत के समय बजट बनाएंगे या रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिखेंगे। और दीदी, उनके लिए तो बस दो ही काम है, दिन भर चिट्ठियाँ लेना या शीशे में अपने आप को देखना। बहुत हुआ तो मम्मी के साथ शॉपिंग को चली गई। ए कविता, इधर देख, कैसी शानदार ड्रेसिंग टेबल है। दीदी ने उसे बुलाया। मूड अच्छा हो तो दीदी की आवाज़ में जैसे मिश्री घुल जाती है, पर उसका खुद का ही पारा गर्म हो रहा था। मुंह फुलाकर बोली, हमें नहीं देखना। हमारा रिजल्ट किसी ने देखा था? ओह सॉरी, देखूँ तो देखूँ, कहते हुए फिर दीदी ने उसे बाहों में भर लिया। उसका रिजल्ट देखा, फिर मम्मी को बताया। दोनों ने उसे ढेर सी शाबाशी दी और बद्री को मिठाई लाने भेज दिया। तब कहीं जाकर कविता का मूड ठीक हुआ। हाँ दिखाइए, क्या दिखा रही थी? फिर दीदी ने वो ड्रेसिंग टेबल दिखाई। बड़ी शानदार थी। कितना बड़ा शीशा था, जड़ाऊ फ्रेम वाला। रुमालों के लिए चमकदार रेलिंग थे। चंदन की मूठ वाली दराजें थी। साइड में एक अलमारी सी थी जिसका हैंडल हाथी के आकार का था। मेकअप का सामान रखने के लिए लकड़ी की एक नक्काशीदार ट्रे थी जिस पर लिखा था, प्रिय बेटी सविता को नेगी अंकल की ओर से। बड़ी प्यारी है ना? खूब महंगी होगी। क्या पता, नेगी अंकल के कारखाने में बनी है। ये भी अपने साथ ले जाएंगी? उसने पूछा। दीदी एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाकर रह गई। कविता को कितना गुस्सा आया। मम्मी, ये क्या बात हुई? हर नई चीज़ पर इन्हीं के घर जाएगी क्या? हम बैठे टपते रह जाएंगे। हम ये फ्रिज नहीं ले जाने देंगे, ये हमारे अस्पताल का है। कविता, मम्मी ने सख्ती से कहा, तुमसे कितने कहा कि ये फ्रिज अस्पताल का है? वहाँ इसमें कहना क्या है? वहाँ पुराना भेज कर वहीं से तो लाए हैं ना इसे। होगा, तुम चुप रहो, कहीं बकना मत जाकर ये सब। कविता मुंह बनाकर बाहर चली आई। ये मम्मी भी अजीब है, भला इसमें डरने की क्या बात है? घर भी डैडी का, अस्पताल भी डैडी का, कोई चीज़ कहीं रहे इससे क्या। कुछ देर लॉन में घूमने के बाद उसे याद आया, अभी डैडी को रिजल्ट दिखाया ही नहीं। वो उसी तरह कुलाचे भरती अस्पताल की ओर चलती। डैडी को बच्चों का वहाँ आना पसंद नहीं था। कहते थे तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं, पता नहीं कब कौन सा इन्फेक्शन हो जाए। पर कविता को हॉस्पिटल जाना बहुत अच्छा लगता। सिविल सर्जन की बेटी होने के कारण जो मान सम्मान वहाँ मिलता, उससे जी खुश हो जाता। और भी आकर्षण था दीपा दीदी। दीपा दीदी उसके दीदी के साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी, तब अक्सर घर पर आया करती थी। दीदी कई विषयों में कमज़ोर थी। दीपा दीदी उन्हें पढ़ाई में मदद किया करती थी। मास्टर जी आते सो अलग। नन्ही कविता को तब से ही दीपा दीदी अच्छी लगती थी। वो दीदी की तरह कॉलेज नहीं गई, सिस्टर बनकर अस्पताल में आ गई। कविता से टूटी हुई दोस्ती फिर से गाढ़ी हो चली थी। स्कूल की, घर की, सहेलियों की सारी बातें उन्हें बताए बिना चैन नहीं आता था। फिर आज तो रिजल्ट का दिन था। कविता जैसे ही अस्पताल के अहाते में दाखिल हुई, दरबान अजय बहादुर ने उसे सलाम ठोका। मैटरनिटी की ओर जाती हुई मिस कोहली सिर पर हाथ फेरकर उन्होंने प्यार जताया। सीढ़ियों पर डॉक्टर देश पांडे ने हेलो बेबी कहकर विश किया। स्टूल पर ऊँगता इंदर सिंह उसे देखकर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। कविता को बड़ा मजा आया। दरवाजे में दोनों ओर बेंच पर बैठी हुई मरीजों की कतार पर एक तुच्छतापूर्ण दृष्टि डालती हुई वो डैडी के कमरे में घुस गई। डैडी अकेले नहीं थे, दीपा दीदी कमरे में थी। अपने मतलब के दोनों प्राणियों को यहीं देखकर वो खुश हो रही थी कि उसने देखा दोनों के चेहरे तमतमाए हुए हैं। दीदी के हाथ में मिल्क पाउडर के 2 डिब्बे थे। सर, आप एक बार देख तो लेते। सारे के सारे डिब्बों पर एक्सपायरी डेट 6 महीने पहले की है, दीदी कह रही थी। सिस्टर, डैडी ने सख्ती से कहा, एक ही बात कितनी बार कहोगी? लेकिन सर, डिस्ट्रीब्यूटर को माल वापस लौटाया भी तो जा सकता है। उसने हमारे साथ धोखा किया है, एक दो नहीं पूरे। सिस्टर जी, अफसर मैं हूँ या आप? जी। डॉक्टर मैं हूँ या आप? जी। क्या आप मुझसे ज़्यादा जानकार हैं? फिर क्यों हर बात में दखल देती हैं? जाइए अपना काम करिए, मेरे पास आपकी बकवास सुनने के लिए समय नहीं है। बेचारी दीपा दीदी डांट खाकर रोनी सी सूरत बनाकर चली गई।
अब जाकर डैडी ने उसे देखा। यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने उसी सख्त लहजे में पूछा, मानो वो कविता ना होकर दीपा दीदी हो। जी जी, वो रिजल्ट। तो क्या मेरे घर आने तक सब्र नहीं हो सकता था? 1000 बार मना किया, यहाँ मत आया करो। चलो भागो यहाँ से। अपमान से कविता का चेहरा लाल हो गया। कमरे से बाहर तो निकल आई, पर फ्रंट गेट से जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। इतने सारे लोगों के सामने से वो जा नहीं सकती। ज़रूर सबने डैडी की आवाज़ सुन ली होगी। उसने बैक साइड से जाना चाहा। ऑपरेशन थिएटर के सामने से गुजरते हुए उसे दीपा दीदी का तेज स्वर सुनाई दिया। लेकिन ये तो सरासर लोगों की जान से खेलना हुआ। लोग बेचारे कितने विश्वास से हमारे पास आते हैं। तुम क्यों अपना खून जलाती हो सिस्टर? इमाम अली ड्रेसर कह रहा था। यहाँ करीब खाने में जो लोग तुम्हारा दिया हुआ दूध और खाना लेते हैं, वे सड़ा भुसा सब हजम कर सकते हैं। यकीन रखो, किसी को शिकायत नहीं होगी। ऐसे ही होते तो खरीद कर नहीं खाते। और फिर हमारी बकवास से फ़ायदा क्या है? ये आवाज़ घनश्याम कंपाउंडर की थी। डिस्ट्रीब्यूटर बड़े साहब के दामाद के लिए हीरे की अंगूठी लाया है। हम पीतल का छल्ला भी नहीं बनवा सकते। हीरे की अंगूठी? घर जाते हुए कविता के दिमाग में यही बात थी। अभी कुछ दिन पहले इसी हीरे की अंगूठी के लिए मम्मी डैडी में झड़प हो गई थी। फिर मम्मी ने कुट्टी कर ली थी बच्चों की तरह। पूरे 5 दिन बाद जाकर डैडी से बात की थी। वो हीरे की अंगूठी कविता ने भी देखी थी। सचमुच बड़ी प्यारी थी। रोशनी में देखो तो पता नहीं कितने रंग नजर आते थे। आंखों में चकाचौंध होने लगती थी। मम्मी ने मिसरानी को दिखाते हुए कहा था, पूरे 4000 लगे हैं। 4000? मिसरानी की आंखें फैल गई थी। कविता के छोटे से दिमाग में भी ठीक से नहीं बैठ पा रही थी। जब से दीदी की शादी की तैयारियां शुरू हुई हैं, बात हमेशा हज़ारों की ही होती है। मम्मी की एक अजीब आदत थी, जिसके यहाँ जो चीज़ नहीं देख आएंगे उसी के लिए जिद पकड़ लेंगे। दीदी की सगाई के बाद तो उन पर जैसे पागलपन सवार हो गया था। रोज़ खाने की मेज़ पर यही सुनने को मिलता, डीएसपी साहब ने बेटी को ट्रक भर कर दहेज दिया है। इंजीनियर साहब पूना वाली कोठी दामाद के नाम कर रहे हैं। वकील साहब ने टीके में 21,000 दिए हैं। चोपड़ा साहब की बहन के लिए गहनों के 3 सेट बने पड़े हैं। डैडी कभी तो ध्यान से सुनते, कभी झल्ला पड़ते। तुम दोनों माँ बेटी मुझे बेचकर ही दम लोगी क्या? और सच ही तो था। दीदी भी जब किसी चीज़ के लिए अड़ जाती तो अड़ ही जाती। ये अंगूठी मम्मी ने राजेश्वर राय के यहाँ देखी थी। तब से ही उन पर धुन सवार थी, बनवा कर ही दम लिया। उसकी कीमत सुनकर तो कविता का दम ही निकल गया था। घनश्याम की बात सुनकर उसे चैन आया कि चलो डैडी को नहीं बनवानी पड़ी। डिस्ट्रीब्यूटर किस पंछी का नाम है उसे ये नहीं मालूम। ज़रूर होंगे कोई नेगी अंकल की तरह होंगे, जो मम्मी की फरमाइशें पूरी करते रहते हैं। नेगी अंकल तो घर में आते ही कहेंगे, कोई हुक्म भाभी जी। और मम्मी के पास तो जैसे हुक्म तैयार ही रहता है। बेचारे दौड़ दौड़ कर सबकी मांग पूरी करते हैं। पिछली गर्मियों में तो 2 महीने के लिए नैनीताल का अपना बंगला ही दे दिया था। कितना मज़ा आया था। वहीं एक दिन बद्री ने बतलाया था कि नेगी अंकल ने एक बार अपने नौकर को इतना पीटा था कि वो मर गया था। उनको तो फांसी हो जाती, पर साहब ने जज साहब से कह सुनकर बचा लिया। तब से उसे नेगी अंकल से थोड़ी दहशत होने लगी थी। ऐसे आदमी का क्या भरोसा? गुस्सा आया नहीं कि ठाएं। डैडी के लिए ज़रूर आदत थोड़ा और बढ़ गया था। इतने बड़े जज साहब को मना लेना कोई मामूली बात थी? इतने बड़े डॉक्टर हैं, इसीलिए तो सब लोग इतना आदर करते हैं। मरीजों की भीड़ उनके कमरे के पास लगी ही रहती है। तभी उसकी आंखों के में अभी का दृश्य घूम गया। बड़ी हैरानी हुई। इतने बड़े डॉक्टर होने पर भी डैडी क्या एक्सपायरी डेट का मतलब नहीं समझते? दीपा दीदी सिस्टर होकर भी इस बात को समझती हैं। इतनी छोटी सी है कविता, पर वो भी इस शब्द से अनजान नहीं है। उसने मम्मी को टॉनिक को बीसियों और शीशियाँ नाली में उलटते देखा है। नीलम आंटी भी जब जब पिंकी के लिए अमूल स्प्रे खरीदती हैं, डब्बा उलटकर तारीख ज़रूर देख लेती हैं। एक बार तो उन्होंने कंप्लान का पूरा डिब्बा फेंक ही दिया था। या शायद इमाम अली की ही बात सही हो, अस्पताल में आने वाले देहाती मरीजों पर इनका असर ना होता हो। जो भी हो, वो घर आते ही मम्मी से कहेगी, अब से गुलाब जामुन आइसक्रीम जो भी बनाए दूध के डिब्बे से ना बनाएं। अस्पताल में पूरा का पूरा स्टॉक ख़राब हो गया है, कौन अपनी जान जोखिम में डाले। लेकिन घर पहुंच के इन सब बातों का तो कविता को होश ही ना रहा। भैया हॉस्टल से आया हुआ था। उसने कविता के लिए बाल पॉकेट बुक्स का एक सेट ही खरीद लिया था। वे रंगीन पुस्तकें उसे कल्पना लोक की सैर कराने के लिए उत्सुक थीं। वर्तमान उनके सामने एकदम फीका लग रहा था। 3-4 दिन बाद कार्ड्स छपकर आ गए। भैया अपने खूबसूरत अक्षरों में सब पर नाम पते लिखने में व्यस्त हो गया। कविता का काम था कार्ड्स को अलग अलग ग्रुप में बांटना, लिस्ट से नाम पढ़ना, हर लिखे हुए नाम के आगे चिन्ह लगाना। 2 तरह के कार्ड्स थे। हिंदी वाले बिल्कुल सादे थे, वे हॉस्पिटल के स्टाफ और छोटे मोटे लोगों के लिए थे। अंग्रेज़ी वाले कार्ड्स खूब बड़े और मखमली थे।
बड़े बड़े ऑफिसर्स और दीदी के सहेलियों के यहाँ भी उन्हें ही भेजा जाना था। कविता ने दीदी की लिस्ट को बार बार पढ़ा। दीपा दीदी का नाम कहीं नहीं था। उसने दीदी को याद दिलाना चाहा तो लापरवाही से बोली, स्टाफ वाली लिस्ट में उसका नाम है तो। कविता को इतना बुरा लगा, वाह साहब, ये कोई बात हुई? स्टाफ से पहले वो आपकी सहेली भी तो है। पर उसने मुँह से कुछ नहीं कहा। एक बड़ा वाला कार्ड चुपचाप उठा कर रख लिया, फिर उस पर खूब जमा जमा कर दीपा दीदी का नाम लिखा और शाम को अस्पताल की ओर चल दी। ना सही दीपा दीदी उसकी अपनी सहेली तो है। कार्ड तो देना ही था, साथ ही ये रिपोर्ट भी देनी थी कि शादी के लिए उसकी कैसी कैसी प्यारी ड्रेसेस सिल रही हैं। दीपा दीदी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती है, खुश भी होती हैं। पर आउटडोर और इंडोर पूरा छान मारा, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। उसे यो भटकती देखकर सिस्टर लिजा ने पूछा, क्या बात है बेबी, किसको ढूंढ रही हो? कंपाउंडर घनश्याम वहीं खड़ा था। बोला, उसका तो ट्रांसफ़र हो गया। अरे, कविता का तो जैसे सारा उत्साह ही खत्म हो गया। कहाँ हुआ, प्लीज़ उसका पता दीजिए, ये कार्ड पोस्ट करना है। घनश्याम ने कार्ड लेकर उलट पलट कर देखा। विशेष कार्डों में से है, लेकिन वहाँ पोस्ट कैसे हुआ? डाक खाना थोड़े ही, चपरासी डाक लेकर जाएगा तो भेज दूंगा। बड़ी अनिच्छा से ही कविता ने वहाँ कार्ड छोड़ा। उसे पता नहीं क्यों घनश्याम पर विश्वास नहीं हो रहा था। मम्मी को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं था, कहती हैं बड़ा मुंह फटा आदमी है। सिस्टर लिजा अंदर कह रही थी, दीपा को इतनी रोटन जगह पर तो नहीं भेजना चाहिए था। तो उसे भी तो बॉस से उलझना नहीं था। वो चाहे मरीजों को दूध पिलाए या जहर पिलाए, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। पर दीपा थी कि चुप रहना जानती ही नहीं थी। अच्छा ही वो चली गई। अब शादी में मेहमान आएंगे, उनके लिए पलंग मसहरियाँ यहाँ से जाएंगे। वो होती तो क्या तूफान मचाए बिना रहती। वो कमरे के बाहर खड़ी जड़ होकर उनकी वार्तालाप सुन रही थी। उसे बड़ा क्रोध आ रहा था। क्या पलंग मसहरियों कोई खा जाएगा? जज साहब के घर पर तो ऑफिस का फर्नीचर 12 महीने रहता है। इंजीनियर साहब के यहाँ तो बाल्टियाँ तक सरकारी हैं। तहसीलदार साहब की मंजूर रफ कॉपियाँ दफ्तर के कागज़ों की बनाती रहती है। वहाँ तो कोई तूफान मचाने नहीं जाता। इस गुस्से की वजह से उसे शादी के मौके पर दीपा दीदी की गैर हाजिरी भी नहीं अखरी। फिर सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। रोज़ ही नए नए मेहमान आ रहे थे, उसके लिए साथियों की कमी नहीं रह गई थी। मनीष, मृदुला, पिंकी, रिंकी, जया, माया, पिपिन, विजय, विनोद। घर पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दिन भर ताश, कैरम, लूडो का अड्डा जमता। शाम को सैर सपाटा या बोटिंग। रात को किस्से कहानियाँ। कोई बड़ा बूढ़ा मेहरबान हो जाता तो पिक्चर भी हो जाती। दिन जैसे पंख लगाकर उड़े जा रहे थे, पता ही नहीं चला और शादी वाला दिन आ पहुँचा। उस शाम कविता ने अंगूरी रंग का गरारा कुर्ता पहना था, जिस पर सलमे सितारे का काम हो रहा था। बालों को हरे रिबन से बांधा था। कानों और गले में हरे नग वाले जड़ाऊ आभूषण थे। हाथों में जयपुरी कंगन और पाँव में जरी के काम वाली जूतियाँ। दीदी को सजाने वाली सहेलियों ने उसका भी मेकअप कर दिया था। कविता अपने आप को आईने में देखकर मुग्ध हो गई थी। बैंड बाजों के साथ जब बारात आई तो वो बच्चों की सबसे अगली कतार में खड़ी थी। उसने जीजा जी को देखा तो पहचान ही ना पाई। साफा बांधे, चूड़ीदार पैजामा और अचकन में ने एकदम कहानियों वाले राजकुमार लग रहे थे। सब लोगों के बैठ जाने पर बच्चों की टोली लेकर उनसे परिचय करवाने के लिए पहुंची। जीजा जी आंखें फैलाकर उसे देखते रहे। अरे, ये कविता है। हम समझे कि दुल्हन मंडप से कैसे आ गई भाई अभी से। धत, कहती हुई कविता दूर भाग गई। बच्चों की टोली चढ़ाते हुए उसके पीछे भागी। अब उसका मोर्चा बैंड वाले शामियाने की ओर था। वहाँ रखी एक कोच पर फैलकर महारानी की तरह बैठते हुए उसने बैंड मास्टर को अपनी फरमाइश पेश की। बिंदिया चमकी बजाओगे? मास्टर ने बड़ी अदा से इसे झुकाया और एक हाथ का इशारा किया। सब ने एक साथ गीत प्रारंभ किया। बच्चों को बड़ा मज़ा आया। इसके बाद एक से एक फरमाइशें होने लगी। लहंगा पड़ेगा बड़ा महंगा, घर आया मेरा परदेसी, झुमका गिरा रे, छिप गए सारे नज़ारे। पर बच्चे बड़ी जल्दी ऊब गए। उधर दूसरे शामियानों में जलपान की तैयारी हो रही थी। बच्चों को उसका आकर्षण ज़बरदस्त था। अकेली कविता उस संगीतमय वातावरण में बंधी सी बैठी रही। मिठाइयाँ देखते देखते उसका जी भर गया था। गाने सुनते हुए कब आँख लग गई उसे पता ही न चला। तेज़ हवा के एक झोंके ने एक फुर्रारी देकर उसे जगाया। तब पता नहीं कितने बज गए थे। चारों ओर कैसा सुनसान था। सिर्फ रोशनी अभी ज्यों की त्यों थी। सबसे पहले उसका ध्यान अपने गले पर गया। मम्मी ने नेकलेस पहनाते हुए 10 बार जताया था कि बाहर नहीं जाना। उसने हाथ लगाकर देखा, कान का, गले का सब सही सलामत था। फिर वो बंगले की ओर भागी, कहीं फेरे ना हो गए हों। उसने मौसी को कहा था कि वो सो भी जाए तो उतनी रात को उसे जगा देना। शायद इतनी दूर उनका ध्यान नहीं गया होगा।
बंगले में सारे कमरों की बत्तियां जल रही थी, पर कोई चहल पहल नहीं थी। क्या फेरे हो गए? उसने नीलम आंटी से पूछा, जो एक कोने में उदास बैठी थी और गुस्सा भी। आखिर 2 कदम चलकर उसे बुला भी नहीं सकती थी क्या? पर नीलम आंटी उसी तरह रोती रहीं। तकदीर से मिसरानी उधर से निकले, हाय गुड्डी, तुम कहाँ रही अभी तक? और उन्होंने कविता को गले से लगा लिया। इस अचानक लाड़ प्यार से कविता हक्की बक्की रह गई, पर मिसरानी से ज़्यादा पूछना नहीं पड़ा। उसने खुद ही बताया कि जलपान के बाद एकाएक ही सबकी हालत बिगड़ने लगी थी। सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जीजा जी और भैया जी भी बुरी तरह बीमार हैं। डैडी कन्यादान होने तक उपासे थे। इसी से अच्छा हुआ, नहीं तो कोई ढंग से इलाज करने वाला भी नहीं मिलता। मैं अस्पताल जाऊंगी, उसने मचल कर कहा। नहीं बेटा, अपनी दीदी के पास बैठो, रो रो कर बेहाल हो रही है बेचारी। पर कविता मिसरानी से हाथ छुड़ाकर सीधी अस्पताल की ओर भागी। कहाँ तो रात में अकेले बाथरूम तक जाने में डर लगता था, और कहाँ अब कोई परवाह ही नहीं है। हाँफते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर जब उसने पीछे का रास्ता देखा तो वो डर से सहर उठी। कितना अंधेरा था। अस्पताल की घड़ी में रात के 3 बज रहे थे, पर चारों ओर इतनी रोशनी और हलचल थी जैसे दिन ही हो। डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर मसूरकर, डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर मिस कोहली सभी ड्यूटी पर थे। अरे बेबी, डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा। भैया कहाँ हैं? डैडी कहाँ हैं? उसने रोते हुए कहा। डॉक्टर त्रिवेदी उसे पुचकारते हुए डैडी के पास ले गया। एक बड़े से वार्ड में चारों तरफ से घिरे बिस्तरों के बीच डैडी एक कुर्सी पर बैठे थे, जैसे नाइट ड्यूटी पर सिस्टर्स बैठती हैं। पलंग शायद सभी बारात वालों से घिरे हुए थे, क्योंकि एक ही शक्ल में पहचानने में भी नहीं आ रही थी। सिर्फ जीजा जी को ही वो जानती थी, पर उनका चेहरा भी कितना बदला हुआ लग रहा था। तभी मम्मी को देखा। कोने वाले एक पलंग पर वो भी बैठी थी। उनकी गोद में से रखे भैया सो रहा था, एकदम थका हुआ। मम्मी की आंखें सोचकर लाल हो रही थी। मम्मी, उसने आवाज़ दी और दौड़कर मम्मी के गले से लिपट गई। उस शांत वार्ड में उसकी बड़ी आवाज़ बड़ी भोंडी सी लगी। डैडी ने सर उठाकर देखा। मम्मी की गोद में पड़ी कविता सुबक रही थी। वो उठकर उसके पास आई। इट इज़ ऑल राइट बेबी, रोने की कोई बात नहीं है। उनकी आवाज़ कितनी दबी दबी सी थी। डैडी, भैया ठीक तो हो जाएगा ना? वो तो बिल्कुल ठीक है, कल सुबह घर ले आएंगे हम उसे, तुम जाओ। घर तुम्हारे लिए उस्मान छोड़ आएगा, मैं नहीं जाऊंगी, उसने मचल कर कहा। सर, इतनी देर से चुपचाप खड़े डॉक्टर त्रिवेदी बोले, आप और भाई साहब थोड़ा आराम कर लें, मैं यहीं हूँ, अब खतरे की कोई बात नहीं है। डैडी तो मान गए, पर मम्मी हिलने को तैयार नहीं थी। डैडी के लिए स्पेशल वार्ड में बिस्तर लगा दिया गया। कविता भी उनके पास जाकर लेट रही। सोने से पहले डैडी बोले, त्रिवेदी, कल सबसे पहला काम आनंद स्वीट मार्ट वालों से निपटना है। दुकान बंद करवा कर ही छोड़ूंगा। यस सर। डैडी की पलकें तो बिस्तर पर लेटते ही झपकने लगी थी, पर कविता को नींद नहीं आ रही थी। वो भरपूर सो चुकी थी। अस्पताल के इस वातावरण में दवाइयों की अजीब सी गंध और फुसफुसाहट भरी आवाज़ों के बीच सोना वैसे भी कठिन था। जरा सी आहट से उसका मन कांप उठा। कौन है? मैं हूँ, जसवंत सिंह साहब सो रहे हैं, सोने दीजिए, जसवंत सिंह ने कहा और वहाँ खड़ा रहा। कविता समझ गई। डैडी, क्या है? डैडी एकदम घबराए से उठ बैठे। कुछ नहीं डैडी, खानसामा खड़ा है। हुजूर हुजूर कहते जसवंत सिंह रो पड़ा। अजीब हैरानी थी, इतना बड़ा आदमी फूट फूट कर रो रहा था। कविता को जसवंत सिंह बहुत अच्छा लगता था। वो छोले और रसगुल्ले बहुत अच्छे बनाता था। मम्मी से हमेशा कहता, हुजूर दलिया और खिचड़ी बनाते बनाते तंग आ गया हूँ। बंगले पर आकर थोड़ा हाथों का कमाल दिखाने का मौका मिलता है। अस्पताल के मैस में था ना बेचारा। मम्मी ने शादी के लिए उसे घर पर रख लिया था। मेहमान उसे मास्टर चाय मास्टर कहते थे। जब वो खूब रो लिया तो डैडी बड़ी नरम आवाज़ में बोले, क्या बात है जसवंत सिंह, कुछ कहो भी तो। हुजूर, भैया साहब ठीक हैं और कुंवर साहब दोनों ठीक हैं, सभी लोग ठीक हैं, भगवान का शुक्र है, मेरी इलाज रख ली, नहीं तो। डैडी आगे कुछ न कह सके। हुजूर एक गुनाह कबूलना चाहता था। गुनाह? कैसा गुनाह? हुजूर, कल शाम दूध गर्म करते समय उसमें छिपकली गिर गई थी। मैंने सोचा था कि जल्दी से निकाल लूँगा तो कुछ नुकसान नहीं होगा, पर निकालना मुश्किल था। दूसरा बड़ा बर्तन लाकर उसमें दूध उड़ेला, तब कहीं जाकर निकल सकी। 20-25 मिनट लगे, इसी में गजब हो गया। और फिर वो सुबकने लगा। बेवकूफ़, तुम्हें बताना तो था, डैडी गुस्से में बोले। 18 लीटर दूध था, मैं डर गया, इतना बड़ा नुकसान मैं कहाँ से भरता। रात जब साहब लोगों की तबीयत खराब होने लगी तब कहना चाह रहा था, पर हिम्मत ही ना हुई। और अब कहने आए हो कुछ हो जाता तो? इतने गैर जिम्मेदार आदमी हो, इतने सारे मरीजों का खाना तुम्हारे भरोसे बनता है, क्या विश्वास किया जाए तुम्हारा। जाओ, कल से घर बैठो, मुझे अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। डैडी इस कदर उबल पड़े थे कि जसवंत सिंह के लाख गिड़गिड़ाने पर भी नहीं पसीजे। वो बेचारा सिर झुकाकर चला गया। कविता को बड़ी दया आई। डैडी को चाहिए था उसे माफ़ कर देते।
वो खुद भी अगर गलती करने के बाद सच कह देती तो डैडी उसे सज़ा नहीं देते। डैडी क्या है, आप जसवंत सिंह को सचमुच निकाल देंगे? नहीं तो क्या उसे पद्मश्री दूंगा? पर डैडी उसने सच बोला है। सच बोला है तो कौन सा एहसान किया है? पुराना आदमी है, इसी से चुप कर गया, नहीं तो सीधे पुलिस में दे देता। पुलिस? कविता तो एकदम डर गई। पुलिस का क्या होगा डैडी, छिपकली उसने जानबूझ कर थोड़ी गिराई थी। लेकिन नालायक बतला तो सकता था, इतने आदमियों की जान से खींचना कोई मजाक है? लापरवाही की भी हद होती है। डैडी की बुदबुदाहट पर कविता का ध्यान नहीं था। उसके दिमाग पर एक ही वाक्य हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। इतनी जानों से खेलना कोई मजाक है? उसकी कल्पना में कल पाउडर मिल्क के डिब्बों की कतार से झांकता हुआ दीपा दीदी का तमतमाया चेहरा घूम रहा था। डैडी, उसने कांपती आवाज़ में पूछा, डैडी क्या कभी पुलिस आपको भी पकड़ सकती है? क्या बक रही है? डैडी की गुर्राहट ने उसे सहमा दिया, पर मन में उठता आशंकाओं का तूफान उसे चुप न रख सका। डैडी, कभी अस्पताल वाले दूध की बात पता चल गई तो कुछ नहीं होगा ना? नेगी अंकल के लिए जज साहब से सिफारिश करने वाले डैडी की ओर उसने विश्वास से भरकर देखा, पर डैडी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था, स्पेशल वार्ड के उस बिस्तर की तरह। उन्हें मालूम था कि ऐसी भी अदालत है जिसके चीफ जस्टिस के सामने कोई सिफारिश नहीं चलती। धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी पराजय। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।